हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आज हमें डिस्कस कर रहा है पेपर पैटर्न ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इन अ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन. Everyone is thinking or everyone will like to score highest mark or out of marks in the bookkeeping and accountancy or rather in all subject. So here we are going to discuss कि क्या पेपर पैटर्न है और अगर हम लोग अच्छे से पेपर पैटर्न एनालाइज करते हैं तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन द सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बेसिकली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. मतलब यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम सम सॉल्व करने होते हैं, बट ऑब्वियसली 20-25% पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज अ थेरोटिकल पार्ट जहाँ पे आपको सम सॉल्व करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, तो ये रिड्यूस सिलेबस का पेपर पैटर्न है, न्यू पेपर पैटर्न फॉर द ईयर 21-22. इसी हिसाब से आपको पेपर आने वाले हैं, इसी हिसाब से आपको बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करना है. तो देखते हैं क्या दिया है हमें पेपर पैटर्न और कैसे हमें पेपर सॉल्व करना है. बेसिकली पेपर जो है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, ये आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा. रादर हर एक पेपर आपका 80 मार्क्स का ही है. मतलब आपको 80 मार्क्स का पेपर पूरा लिखना है और 80 मार्क्स स्कोर करने हैं. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वाइज. क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमें देखना है. क्वेश्चन नंबर वन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है. यहाँ पे आपको इस 10 ऑप्शन में से ABCDEFGHIJ इसमें से आपको 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे और चारों ऑप्शन आपको सॉल्व करने हैं. मतलब यहाँ पे आपको कुछ चॉइस नहीं है, या ऑप्शन को कुछ नहीं दिया है. आपको 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने हैं. एंड आपको कितने मार्क्स कवर करने हैं, फिर 20 मार्क्स. तो ये क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का. 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे और चारों ऑप्शन आपको सॉल्व करने हैं. देन यू विल गेट ए 20 मार्क्स. ऑब्वियसली सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ये पहला ऑप्शन है. गिव वन वर्ड, गिव ट्रू और फॉल्स विथ रीजन. ऑड वन, फाइंड आउट द ऑड वन. ये जो फाइंड आउट द ऑड वन है, ये मैंने 4-5 स्पेसिमन पेपर में देखा है कि ये फाइंड आउट द ऑड वन, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया है और ज़्यादा करके टाइम ये पूछा गया है फाइंड आउट द ऑड वन. तो देखेंगे हम लोग क्या पूछते हैं एग्जाम में. अगर दिया है तो आपको ये सॉल्व करना है. देन कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, या कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव द स्पेसिमन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. दिखने को तो हमें ये 10 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बट ये 10 नहीं पूछे जाएंगे. इन 10 ऑप्शंस में से पेपर में आपको सिर्फ 4 पूछे जाएंगे फॉर द 5 मार्क्स ईच, और आपको चारों सॉल्व करने हैं. अभी इस क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करनी है. आपके सबके पास जो गवर्नमेंट बुक है, गवर्नमेंट बुक फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ने हैं. एंड समटाइम दे गिवन यू द टास्क फॉर सॉल्विंग, हाँ, टास्क फॉर स्टूडेंट सॉल्विंग, तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं. वहाँ से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. 95% टाइम इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो बी अलर्ट, थोड़ी प्रैक्टिस और कीजिए. 20 मार्क्स अपने हाथ में है और ये 20 मार्क्स हमें किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग. 2 क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, और आपको चॉइस करनी है कि इसमें से आपको क्या सॉल्व करना है. एडमिशन का एक क्वेश्चन रहेगा और उसे ऑप्शन में रहेगा रिटायरमेंट. दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स. ये क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स को. यू हैव टू डिसाइड कि आपको एडमिशन सॉल्व करना है या रिटायरमेंट. तो देखो, पहले से ही डिसाइड करके रखो कि अच्छा मुझे एडमिशन का चैप्टर अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत सारे सम एडमिशन के सॉल्व करने चाहिए. एडमिशन के ऊपर स्ट्रेस दे दो. गवर्नमेंट बुक के सारे सम सॉल्व कीजिए, या आपके पास 21st नवनीत का 21st है तो उसमें से सम सॉल्व कीजिए. मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए एडमिशन की. और अगर आपको रिटायरमेंट के सम पसंद आ रहे हैं तो यू कैन सॉल्व बाय द रिटायरमेंट, यू कैन सॉल्व द सम्स ऑफ रिटायरमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रिटायरमेंट के सम की कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि एट दैट टाइम हमें क्या सॉल्व करना है. बट बी फॉर्म ऑन अ डिसीजन, आइदर एडमिशन के ऊपर स्ट्रेस दीजिए या फिर रिटायरमेंट के ऊपर. बट अगर मैं एडमिशन कर रही हूँ या एडमिशन के सम मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट में क्या होता है या रिटायरमेंट के सम कैसे सॉल्व किए जाते हैं. क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट का ऐसे हो जाता है कि हाँ मुझे एडमिशन करना है, मुझे पता ही नहीं रिटायरमेंट में क्या पूछा जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल. सो दोनों की प्रैक्टिस रखिए. पता होना ज़रूरी है दोनों चैप्टर में क्या है, बट जो चैप्टर मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरा कन्फर्म है, उसकी मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करूँगी, तो डेफिनेटली दैट चैप्टर आई कैन सॉल्व इन द एग्जामिनेशन. तो ये क्वेश्चन हमें रहेगा 10 मार्क्स को, क्वेश्चन नंबर 2. देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर.
क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब फिर से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको फिर से 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, एक रहेगा डिसोल्यूशन और एक क्वेश्चन रहेगा डिसोल्यूशन का और एक क्वेश्चन उसे रहेगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक रहेगा डिसोल्यूशन और एक रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको डिसाइड करना है कि आपको डिसोल्यूशन सॉल्व करना है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करना है। दोनों भी चैप्टर अच्छे हैं, बोथ चैप्टर्स आर गुड। आपको क्या पसंद है, आपकी लाइकिंग क्या है, आपको कौन सा सम कौन सा चैप्टर ईजी लग रहा है और कौन से चैप्टर के आपके कंसेप्ट क्लियर है। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द सम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ चैप्टर जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है इन केस ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं। इसीलिए पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको डिसोल्यूशन सॉल्व करना है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समटाइम इट कैन हैपन कि डिसोल्यूशन में क्या करते हैं वो लोग, डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री पूछते हैं। तो डिसोल्यूशन में अगर जर्नल एंट्री पूछी गई तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कंपलसरीली एज अ वर्किंग नोट प्रोवाइड करना है। रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कंपलसरीली आपको एज अ वर्किंग नोट प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। एंड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री तो पूछी ही जाती है, बट कभी कभी आपको लेजर अकाउंट भी पूछा जाएगा किसी एक पार्टी का। तो आपको ध्यान देना है कि किसके बुक में जर्नल एंट्री पूछी है और किसके बुक में आपको लेजर अकाउंट पूछा है। तो दोनों भी चैप्टर बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डिसोल्यूशन अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को जर्नल बेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छा लगता है। तो आप फिर से मैं वही बताऊंगी, आप पहले से डिसाइड करके रखो कि मुझे कौन सा वाला सम सॉल्व करना है और उसी सम की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अगर रखोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू टेक अ डिसीजन। बहुत बार ऐसे होता है कि पेपर सामने आने के बाद डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूँ, डिसोल्यूशन सॉल्व करूँ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करूँ। तो आई विल गिव यू सॉल्यूशन। आप एक बार देखो दोनों सम, आधे मिनट में पढ़ लो दोनों सम, कौन सा सम आपको इजी लग रहा है। अगर मेरे दोनों चैप्टर रेडी है तो उसमें से कौन सा इजी है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है वो चैप्टर हमें सॉल्व करना है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। आप अच्छे से अगर देखोगे तो देखो 2, 3, 4 तीनों क्वेश्चन में एंड 5 सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग है। मतलब आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से एक ही आपको सॉल्व करना है और हमें पहले से पता है कि हमें कौन से 2 ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो हम लोग रेडी रह सकते हैं कि हमें कौन सा सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर 8 मार्क्स। हाँ, पहले के 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज फॉर द 8 मार्क्स, 8 मार्क का क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछा जाए है, देखो इश्यू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स पूछा गया है। इशू ऑफ शेयर्स में हमेशा होती है जर्नल एंट्री एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। इशू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग। इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता है इशू ऑफ शेयर्स में आपको वर्किंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वर्किंग नोट देनी पड़ेगी इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। वर्किंग नोट फॉर मतलब कितने शेयर्स परचेस किए हैं या कितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं या फिर लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए हैं, कितने पैसे आए हैं, कितने नहीं आए हैं, पूरा हिसाब टेबल हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छे से पढ़ो। इशू ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्री और कभी कभी बैलेंस शीट भी पूछते हैं, और अगर बैलेंस शीट पूछी है तो हमें बैलेंस शीट एक 4-5 लाइन की बैलेंस शीट होती है, बट वी शुड प्रोवाइड दैट बैलेंस शीट। तो देखो क्या पूछा है और उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। बट अगर कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर आप सॉल्व कर रहे हो, कंप्यूटर अकाउंटिंग के ऊपर अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग ये थेरोटिकल चैप्टर है, ये पूरा के पूरा चैप्टर थेरी है। इसमें आपको जनरली क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर या सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको एक लिखना है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर कौन से अकाउंटिंग के, या फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, या फिर लिमिटेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, समटाइम फीचर्स आर देयर। तो ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है, मतलब डायरेक्टली पैराग्राफ वाइज आंसर मत दीजिए। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट में 2 लाइन पैराग्राफ में लिख सकते हो और बाद में पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। बट माई पर्सनल सजेशन इज ऑलवेज दैट कि इफ़ यू आर रेडी फॉर इशू ऑफ शेयर्स देन सॉल्व कीजिए इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स ये चैप्टर बहुत अच्छा है और इशू ऑफ शेयर्स में आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो सॉल्व इशू ऑफ शेयर्स, घर पे पहले प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम सम सॉल्व कीजिए एंड देन मेक अ चॉइस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग इसका मतलब होता है आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। 2 ऑप्शन है, एक है डेथ ऑफ पार्टनर और सेकेंड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एक है डेथ ऑफ पार्टनर और एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों चैप्टर्स कैसे हैं हम लोग देखते हैं अभी। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या पूछा जाता है। डेथ ऑफ पार्टनर में भी बहुत बार जर्नल एंट्री पूछी जाती है। जर्नल एंट्री अगर पूछते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना ही पड़ता है कंपल्सरीली, क्योंकि एट द एंड हमें फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जर्नल एंट्री भी पूछिए तो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सो डेथ ऑफ पार्टनर को और है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समटाइम दे विल आस्क यू 3-4 रेशोज, 4-5 रेशोज पूछे जाते हैं, या फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन स्टेटमेंट, इसमें से एक पूछा जाएगा आपको और वो अच्छी तरह से पढ़ के आपको आंसर देने हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए है। ये 8 मार्क्स भी अपने हाथ में है, ये 8 मार्क्स आपको कवर करने ही है, स्कोर करने ही है। फिर से वही, मैं मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन दे दूं तो डेथ ऑफ पार्टनर ये चैप्टर बहुत इजी है। डेथ ऑफ पार्टनर ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ तकलीफ है नहीं। और इस चैप्टर की खासियत ऐसी है कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब स्मॉल सम, इसके ऊपर जो सम पूछा जाएगा वो बहुत छोटा रहेगा, वेरी स्मॉल सम, छोटा सा सम रहेगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग। डेथ ऑफ पार्टनर की और एक स्पेशलिटी है लेस टाइम, ये सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम लगता है। सो अगर यू आर रेडी विद द डेथ ऑफ पार्टनर, थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो डेथ ऑफ पार्टनर बहुत ईजी है और आपको ईजिली 8 मार्क्स कवर करके देता है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ भी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है। दिस इज NPO, नॉन प्रॉफिट कंसर्न के ऊपर सम पूछा जाएगा इन अ क्वेश्चन नंबर 6 में। अच्छा है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली ये क्वेश्चन NPO के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत अच्छा भी है, बट थोड़ा सा लेंदी सम होता है, थोड़ा सा लेंदी सम होता है। आपको बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है, बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी निग्लिजेंस रखोगे, थोड़ा भी आपका थोड़ी भी गड़बड़ हो जाएगी रीडिंग में, समझने में, कंसेप्ट क्लियरिटी में, तो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए क्या ज़रूरी है? नॉन प्रॉफिट कंसर्न के लिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम सम सॉल्व कीजिए। एनपीओ की स्पेशलिटी ऐसी है कि एनपीओ का एक सम दूसरे सम जैसे नहीं होता, मतलब मैंने 2 सम सॉल्व कर दिया, अभी इसी बेस के ऊपर सारे सम आने वाले, दिस विल बी ओवर कॉन्फिडेंस। तो एनपीओ के सम में अगर मुझे परफेक्शन चाहिए तो मुझे कम से कम 20 सम तो सॉल्व करने चाहिए, कम से कम 20 सम एक 4-5 दिन में, तो मुझे फ्लुएंसी आ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगा। और एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी कि एनपीओ में हमेशा आपको करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर इनकम रिकॉर्ड करने टू द इनकम एक्सपेंडिचर साइड, मतलब दे विल प्रोवाइड यू द रिसीट एंड पेमेंट। अच्छे से पढ़ो रिसीट एंड पेमेंट, अच्छे से पढ़ो एडजस्टमेंट। समटाइम दे विल गिव यू द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग कैपिटल फंड मिल गया। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है, शांति से पढ़ो, एडजस्टमेंट को टिक मार्क कर दो, और हमेशा दिमाग में ये चीज आपको फिट करनी है कि इनकम एक्सपेंडिचर कैन रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर इनकम। सो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, दैट इज एनपीओ, ये अपना कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा, इसे नो ऑप्शन ये आपको सॉल्व करना ही है। in any situation you have to solve this question, that is NPO, non profit concern। अच्छा सम है, बहुत लेंदी नहीं है, बट फिर भी कंपेयर टू द डेथ, कंपेयर टू द रिटायरमेंट, इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, हमें ये सम सॉल्व करना ही है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द एनपीओ। अभी जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द अकाउंट्स पेपर, क्वेश्चन नंबर 7। ये अपना लास्ट पेपर है अकाउंट्स पेपर का, अकाउंट्स के पेपर का। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इज फॉर द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ये क्वेश्चन रहेगा हमें लगभग 12 मार्क्स, मतलब जितना एनपीओ था उतने ही मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। व्हाट इज अ फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इज अ कंक्लूजन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमें बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट की भी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, फाइनल अकाउंट के मैक्सिमम सम सॉल्व करने हैं, सो यू कैन सेव योर टाइम। फाइनल अकाउंट एंड एनपीओ ये सब थोड़े से ज़्यादा लेंदी सम है कंपेयर टू अदर चैप्टर,
तो इसमें थोड़ा सा टाइम अपना जाने वाला है, तो पहले से हमें डिसाइड करना है कि मुझे टाइम रखना है एनपीओ के लिए एंड फाइनल अकाउंट के लिए। ये 2 चैप्टर्स के लिए अगर मुझे टाइम सेव करना है तो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 आई शुड इम्प्रूव माई स्पीड, आई शुड मेंटेन माई मोर एंड मोर स्पीड। पेपर प्रेजेंटेशन भी मुझे अच्छे से मेंटेन करना है। सो इन दैट केस डेफिनेटली आई कैन कवर ऑल द क्वेश्चन। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिवीजन ऑफ मार्क्स हम लोग देखेंगे एज पर द क्वेश्चन, तो देखो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे 20 मार्क्स को, उसको कुछ भी ऑप्शन नहीं है, विद ऑप्शन ये 20 मार्क्स है, मतलब 25% ऑफ द 80 मार्क्स वो कवर कर रहे हैं। एंड सम्स दैट इज अ प्रॉब्लम्स विल बी फॉर 60 मार्क्स, विद ऑप्शन पकड़ के ये 96 मार्क्स के हैं, बट विदाउट ऑप्शन मतलब जितना सॉल्व करना है दैट इज फॉर 60 मार्क्स, मतलब ये 75% पोर्शन कवर कर रहे हैं इन योर टोटल 80 मार्क्स। सो ऑब्जेक्टिव 25% के लिए रहेंगे एंड सम्स इज फॉर 25% के लिए रहेंगे। ये तो अपना रहा पेपर पैटर्न, ये तो अपना रहा पेपर पैटर्न, हमने पेपर पैटर्न देखा। अभी हमें क्या करना है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 आपको 3-4 चीजें बहुत 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 जरूरी मैं बता रही हूँ। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन ये अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले सम से आपको इस चीज को इंपॉर्टेंस देना है कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन, आप कैसे पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, आप पेपर में कैसे लिख रहे हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर कि योर पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन गिव द इंपॉर्टेंस फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका पेपर प्रेजेंट कैसे किया है, उसी हिसाब से वो चेक किया जाएगा। देन रूलिंग, आप जो भी रूलिंग कर रहे हो, मतलब कॉलम्स बना रहे हो, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जो भी आप कॉलम्स बना रहे हो उसको पूरे नाम दे दो। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। इन द बुक्स ऑफ ऊपर लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल का है, एज ऑन। बैलेंस शीट को कभी फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखना है, एज ऑन लिखना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान दीजिए। देन यूज वन कलर पेन, वन कलर पेन, एक ही कलर का पेन हमें यूज करना है, मतलब आइदर ब्लू और ब्लैक। आई विल सजेस्ट यू एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट यू यूज अ ब्लू पेन, ब्लू पेन यूज कीजिए। कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए ग्रीन रेड पेन हमें यूज नहीं करना है, यूज ओनली ब्लू पेन। एक ही पेन, एक ही इंक का पेन आपको यूज करना है। यू कैन यूज अ पेंसिल, यूज पेंसिल्स फॉर अंडरलाइनिंग द सेंटेंस, अंडरलाइनिंग द वर्ड्स, वर्ड अंडरलाइन करने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, पेंसिल। कहीं पे भी पेन यूज मत कीजिए, हमेशा हाईलाइट कीजिए आंसर। जो भी आप आंसर दे रहे हो तो हाईलाइट कीजिए आंसर्स, आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आंसर्स जो भी है आपके वो हाईलाइट कीजिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अटेम्प्ट टोटल पेपर। सो आपका पेपर प्रेजेंटेशन, आपका हैंड राइटिंग, आपका रूलिंग, आपका कलर पेन का कौन सा वन कलर यूज करना है आपको, पेंसिल फॉर हाईलाइटिंग द आंसर, अंडरलाइनिंग द वर्ड्स, ये सारी चीजें आपके पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत जरूरी है। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। एंड हमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने के लिए ये सारी चीजें बहुत 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 जरूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पेपर लिखिए। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग एंड स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू।